Good morning, students. This is History, Class 8th, Chapter 5 When People Rebel, 1857 and After. And this is going to be our first class on this chapter. अब तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को स्थापित हुई। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए आई। हमने देखा किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए एक मर्केंटाइल कंपनी के रूप में सामने आई, लेकिन 1600 से 1857 के जो बीच के 257 साल हैं, उसमें हम देखते हैं किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के लोग असंतुष्ट थे। किसान, भूस्वामी, राजा, रानी और जो सैनिक हैं, नवाब हैं, वो किस तरह से असंतुष्ट थे, जिससे कि उनको एक विद्रोह करना पड़ा और कंपनी के हाथ से जो सत्ता है, जो पावर है, वो फिसल के ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली जाती है। पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियां और लोग। In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. You have seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. आपने पीछे के जो अध्याय हैं उनमें जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी वो किस तरह से राजाओं, रानियों, किसानों, भूस्वामियों, कबीलाई लोगों, सिपाहियों के खिलाफ थी और उसके कार्यों और नीतियों से इन लोगों ने परेशान होकर एकजुट होकर विद्रोह किया। नवाब्स लूज देयर पावर। आओ हम अलग अलग रूप से देखें किस तरह से ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ थे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, यानी 1750 के बाद से नवाब्स एंड राजाज had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenue and territories taken away by stages. हमने देखा कि 18वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1750 से जो नवाब थे, बंगाल का नवाब, अवध के लोग, एंड राजाज में रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति उनसे छीनी जा रही है और उनका सम्मान उनसे छीना जा रहा है और उनके दरबार में कंपनी ने अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है और उनकी जो सेनाएं हैं उनको एक तरह से गैर शक्तिहीन किया जा रहा है और उनसे भूमि कर इकट्ठा किया जा रहा है, उनसे उनका क्षेत्र उनसे छीना जा रहा है। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the throne after the death of her husband. Nana Sahab, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However,
The company, confident of its superiority and military powers, turned down their pleas. हमने देखा किस तरह से लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति जो थी, उसके तहत जो राजा बिना पुत्र के पाया जाता है, उसका अपना पुत्र नहीं होता, तो उसकी रियासत को, उसके राज्य के क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र में अधीन, अपने क्षेत्र में उसको मिला लेगी, उसको हड़प लेगी। जब रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उसने कहा कि उसको पुत्र को गोद लेने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उसके हस्बैंड गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसी तरह से जो नाना साहिब थे, जो पेशवा बाजीराव सेकंड के उत्तराधिकारी थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, उन्होंने कहा कि पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद जो पेंशन उनको दी जा रही थी, पेशवा बाजीराव सेकंड को, वो नाना साहब को दी जाए। तो ये सब बातें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी शक्ति, अपनी सैनिक शक्ति, अपनी सुपीरियरिटी का इतना विश्वास था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो किसी राजा, किसी नवाब, किसी रानी की बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उदाहरण के लिए हम देखें, अवध was one of the last territories to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration. इस तरह से विभिन्न तरह के कारणों को दर्शाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक रियासतों को, क्षेत्रों को अपने अधीन, अपने राज्य में अपने अधीन करने की कोशिश की। अवध भी उसका एक उदाहरण था, जिसको सहायक संधि के तहत 1856 में कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। कहा गया कि अवध का जो प्रशासन है वो ठीक से नहीं चल रहा। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. बात झांसी की नहीं, बात नाना साहिब की नहीं, बात अवध की नहीं, बात अब आ जाती है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की। क्योंकि मुगल सम्राट लाल किले में रहते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पाया कि अब जो भारतीय राजा नवाब हैं, उन पर अधिकार धीरे धीरे उनको अपने अधीन किया जा सकता है, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्यों नहीं। कंपनी ने धीरे धीरे जो सिक्के बनाए जा रहे थे, उन पर मुगल बादशाह का नाम होता था, तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिक्के बनाए, उन पर मुगल बादशाह का नाम धीरे धीरे उन्होंने वहां से हटा दिया। और लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में ये घोषणा की कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था,
कहा उसकी मृत्यु के बाद जो मुगल परिवार है, जो मुगल राजा का परिवार है, उसको लाल किले से बाहर कर दिया जाएगा और दिल्ली में किसी और स्थान पर रहने की परमिशन दे दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे। उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह का उत्तराधिकारी होगा, उसको मुगल बादशाह स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको केवल राजकुमार कहकर संबोधित किया जाएगा। द पीजेंट्स एंड द सेपोइज इन द कंट्रीसाइड, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. हमने देखा किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट, रैतवाड़े सिस्टम, महालवाड़े सिस्टम, मुनरो सिस्टम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से टैक्स वसूलने की व्यवस्था शुरू की। तो किसान और जमींदार थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्स वसूलने की, कर वसूलने की जो अन्यायपूर्ण तरीका था, उससे संतुष्ट नहीं थे। और जब उन्होंने पाया कि वो टैक्स पे करने के लिए, वो लगान पे करने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए उनको सूदखोरों से, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, और जब वो कर्ज वो नहीं उतार पाते थे तो परेशान होकर उनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ती थी, उनसे हाथ धोना पड़ता था, जो वो पीढ़ियों से जिस पर खेती कर रहे थे। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमि लगान करने की जो व्यवस्था थी, अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, उसका विरोध उन्होंने किया। द इंडियन सेपोइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। इतना ही नहीं, केवल किसान, जमींदार, साहूकार, कबीलाई लोग, राजा, रानी, नवाब ही परेशान नहीं थे। अब बात आती है सिपाहियों की। जो इंडियन सोल्जर थे, उनको ब्रिटिश सेपोई कहती थी। द इंडियन सेपोइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, allowances, conditions of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. Did you know that in those days, many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste? So when in 1824, the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order. Though they agreed to go by the land route, they were severely punished, and since the issue did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that a new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages, so the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. भारतीय सिपाही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करते थे, उन्होंने अपने वेतन, अपने भत्ते, अपने काम करने की जो तरीके थे, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया। उन्होंने ये भी पाया कि 1824 में 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को बर्मा अर्थात जो नया नाम म्यांमार है, वहाँ जाने के लिए कहा, और वो भी समुद्र के रास्ते से, तो भारतीय सिपाहियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे उनको उनका धर्म छोड़ना पड़ेगा, उनको उनकी जाति छोड़नी
पड़ेगी, क्योंकि समुद्र के रास्ते वो अगर जाएंगे तो इस बात से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में रोष आ जाता है और वो उनको दंड देते हैं। और 1856 में एक कानून पास किया जाता है जिसके द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में आता है, नियुक्त होता है, सिपाही बनता है, तो उसको हर उस जगह जाना पड़ेगा जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजेगी, चाहे वो समुंदर पार ही क्यों ना हो। इन सब नीतियों से भारतीय परेशान थे, सिपाही भी परेशान थे, क्योंकि सिपाही किसान भी थे, वो किसान के परिवार से संबंध रखते थे। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह के लोग थे, राजा, रानी, नवाब, कबीलाई लोग, भूस्वामी, किसान, सिपाही, सब एक एक होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं। Responses to reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. अंग्रेजों का विश्वास था कि भारतीय समाज में सुधार करना आवश्यक है। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. ऐसे कानून बनाए गए जिसके द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया जाए और विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा पर बल दिया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की परमिशन दे दी। ये भी कहा गया कि वो जमीन भी एक्वायर कर सकती हैं, जमीन के स्वामी बन सकते हैं। इन 1850 a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying the religion, their social customs and their traditional way of life. 1850 में एक नया कानून बना जिसके द्वारा भारतीयों का ईसाई बनना आसान हो गया। इस कानून के अनुसार ये निर्देश दिए गए, अगर कोई भारतीय ईसाई बनता है तो उसको उसकी जो पूर्वजों की जो संपत्ति है उस पर उसका अधिकार होगा, उससे उसकी पूर्वजों की संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए उसकी रियासत को अंग्रेज अपने अधीन कर लेंगे। ऐसे ही कहा गया कि जो नाना साहिब हैं, पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद उसको वो पेंशन नहीं दी जाएगी जो पेशवा बाजीराव सेकंड को दी जाती थी, नाना साहब को नहीं दी जाएगी। तो इन सब बातों के विरुद्ध कंपनी ने निर्देश दिए 1850 में कि जो भारतीय आसानी से ईसाई बन जाएगा उसको उसकी पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार दे दिया जाएगा। इस बात को भारतीय समझ गए। उन्होंने देखा कि अंग्रेज उनसे उनका धर्म छीन रहे हैं, उनसे उनके रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, उनसे उनके जो परंपरागत जीवन है वो उनसे छीना जा रहा है। There were of course other Indians who wanted to change existing social practices. हालांकि you will read about these reformers and reform movements in chapter 7. हालांकि ऐसे भारतीय भी थे, ऐसे धर्म सुधारक, समाज सुधारक भी थे जो इन सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे। अगली क्लास में हम जानेंगे किस तरह से ये सब मिलकर
1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। थैंक्स।